अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पीछे की वीडियो में हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के टॉपिक डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में चर्चा की थी। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था। आज अपने बॉटनी के टॉपिक प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक में से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे जेट आईसीआर का एग्जाम हो। इसलिए हमने आज ऐसे कॉमन टॉपिक का चयन किया है जो बायो वाले बच्चों को तो बेनिफिट होगा ही, साथ में एग्रीकल्चर के वे विद्यार्थी जिन्होंने जेट आईसीआर का फॉर्म भर रखा है, बीएचयू का फॉर्म भर रखा है, उनके सिलेबस में भी प्लांट फिजियोलॉजी का ये पूरी यूनिट सिलेबस में है और इसको ध्यान में रखते हुए हम आज प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी बॉटनी का भाग है जिसमें सीनियर क्लास में लेसन संख्या 10 से शुरू होता है और एग्रीकल्चर में 11th क्लास में एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन नीट और जेट आईसीआर में ये दोनों में ही अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले इसका सामान्य जानकारी करते हैं। पादप कार्यकी क्या है? तो पादप कार्यकी क्या होती है? जीव विज्ञान की एक वो शाखा है जिसमें पादप कोशिकाओं में, पादप शरीर में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उस शाखा को पादप कार्यकी कहते हैं। अब पादप कार्यकी का जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स को यहां से प्रश्न उठता है कि पादप कार्यकी का जनक कौन है? तो स्टीफन हेल्स। ये जो स्टीफन हेल्स है, इसे पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का पादप कार्यकी का जनक, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भारत में पादप कार्यकी का जनक जेसी बोस को माना जाता है। जगदीश चंद्र बोस भारत के पादप कार्यकी के जनक कहलाते हैं। पादप कार्यकी के अंदर हम विसरण, प्रासरण, जीव द्रव्य कुंचन, विकुंचन, जल संबंध और प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और खनिज लवण, इन सभी के बारे में इस पूरी यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। ये सबसे बड़ी यूनिट है और इस यूनिट में से लगभग 8 या 10 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर एग्जाम, नीट और जेट आईसीआर, इन सभी में आते हैं। पादप कार्यकी की क्रियाओं में सबसे पहले हम पढ़ते हैं विसरण। तो विसरण किसे कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। विसरण को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन कहते हैं। पदार्थ के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाला अभिगमन
विसरण कहलाता है। पदार्थ के अणु अपने उच्च सांद्रता क्षेत्र से निम्न सांद्रता क्षेत्र की ओर गति करते हैं, उसी का नाम विसरण है। विसरण की क्रिया हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं, जैसे कि पुष्पों की खुशबू का फैलना। इसके अलावा अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, इत्र की शीशी के खुला रहने पर इत्र का पूरे कमरे में फैल जाना, आंखों में आई ड्रॉप डालने पर आंसुओं का बाहर निकलना। इसके अलावा गाड़िया लोहार भट्टी के पास बैठते समय अपने मुंह में नमक की डली का रखना, और पर्ण की सतह से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय तथा गैसों के विनिमय के समय विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया 3 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला है विसरण में गतिज ऊर्जा का महत्व है, क्योंकि पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो विसरण की क्रिया अधिक होगी। दूसरा, विसरण एक भौतिक प्रक्रिया है। विसरण की प्रक्रिया फिजिकल प्रोसेस है। यह कोशिका एवं कोशिका के बाहर भी संपन्न हो सकती है, शरीर के बाहर भी, बाह्य वातावरण में भी संपन्न होती है। तीसरा है विसरण गतिक साम्य अवस्था तक जारी रहता है, अर्थात विसरण की क्रिया तब तक होती रहती है जब तक दोनों माध्यम में पदार्थ के अणुओं की मात्रा बराबर नहीं होती। अगला पॉइंट आता है विसरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। विसरण की क्रिया को कौन कौन से बाह्य कारक प्रभावित करते हैं? तो इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आते हैं: ताप, दाब, अणु का आकार, और अणु का घनत्व। सबसे पहला है ताप। विसरण की क्रिया तापमान के द्वारा प्रभावित होती है। जैसे जैसे माध्यम का तापमान बढ़ाते हैं तो विसरण की दर बढ़ती है, क्योंकि विसरण की दर समानुपाती तापमान बढ़ने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो विसरण की दर भी तीव्र होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है दाब। दाब भी विसरण की दर के समानुपाती होता है। जैसे जैसे पदार्थ के अणुओं का दाब बढ़ाते हैं तो विसरण की दर भी तीव्र हो जाती है। अब तीसरा आता है अणु का आकार। अणु का आकार विसरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विसरण की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु का आकार या भार
जैसे जैसे अणु का आकार या भार बढ़ता है विसरण की दर भी उसी अनुपात में कम होती जाती है। लास्ट पॉइंट आता है अणु का घनत्व। तो विसरण की दर डी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह ग्राहम नामक जो वैज्ञानिक था उसके विसरण के नियम पर आधारित है। जैसे जैसे पदार्थ के अणु का घनत्व बढ़ता है उसी के वर्गमूल में विसरण की दर का मान भी कम होता जाता है। तो ये सभी बिंदु विसरण की दर को प्रभावित करने वाले बिंदु हैं। प्रासरण दो प्रकार का होता है जिसे अंतःप्रासरण एवं बाह्य प्रासरण कहते हैं। अंतःप्रासरण को एंडोओस्मोसिस कहते हैं। इस प्राशन की क्रिया में विलाय के अणुओं का कोशिका में प्रवेश होता है जिसके कारण कोशिका के कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो जाती है, कोशिका द्रव्य का आयतन बढ़ जाता है और कोशिका फूल जाती है। दूसरा आता है बाह्य प्रासरण। बाह्य प्रासरण की क्रिया में जल के अणुओं का विलाय के अणुओं का कोशिका से बाहर अभिगमन होता है और कोशिका के कोशिका द्रव्य में जल की कमी होने के कारण कोशिका द्रव्य का आयतन कम हो जाता है और कोशिका सिकुड़ जाती है। तो सबसे पहले हम अंतःप्रासन के बारे में चर्चा करेंगे। अंतःप्रासन का एक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी बर्तन के अंदर पानी भर करके उसमें किशमिश को भिगोते हैं तो किशमिश कुछ समय बाद फूल करके मोटी हो जाती है, क्योंकि किशमिश के कोशिका द्रव्य में विलाय के अणुओं की सांद्रता कम थी और बाहरी माध्यम में यानी बर्तन में जल के अणुओं की मात्रा अधिक थी। इसलिए जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से यानी बाहर से निम्न सांद्रता की ओर यानी कोशिका द्रव्य में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होती है और कोशिका द्रव्य के आयतन में वृद्धि होने के कारण कोशिका फूल करके मोटी हो जाती है। इस क्रिया को अंतःप्रासन कहते हैं। अंतःप्रासन की क्रिया के लिए हमें अल्पप्रासरी विलयन की आवश्यकता होती है। इसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे हमारे रक्त में उपस्थित आरबीसी को यदि 0.9 मोल सांद्रता के विलयन में रखा जाता है तो आरबीसी का आकार ना तो फूलता है ना ही कम होता है, क्योंकि 0.9 मोल सांद्रता वाला विलयन आरबीसी के लिए समप्रासरी विलयन का कार्य करता है। लेकिन आरबीसी को यदि जल में रखा जाता है तो आरबीसी जल को अंतःप्रासरण के द्वारा ग्रहण करके फट जाती है, क्योंकि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति नहीं होती, जिसके कारण कोशिका झिल्ली पर कोशिका द्रव्य का दाब पड़ता है और कोशिका
झिल्ली फट जाती है और हेमोलाइसिस की क्रिया हो जाती है। लेकिन आरबीसी को यदि 0.9 मोल सांद्रता वाले विलियन से अधिक विलियन में रखा जाता है तो आरबीसी फटती नहीं है, जबकि आरबीसी सिकुड़ जाती है, क्योंकि बाह्य परासरण की क्रिया होती है। तो अंतः परासरण की क्रिया में जल के अणुओं का गमन कोशिका से के अंदर होता है, जबकि बाह्य परासरण की क्रिया इसके विपरीत है। अंतः परासरण की क्रिया के उदाहरण हम इस प्रकार भी देखते हैं कि वर्षा ऋतु के समय ककड़ी, तरबूज, इनके द्वारा जल के अणुओं को अंदर ग्रहण करके फट जाना। इसके अलावा किशमिश का पानी में डालने से फूलना। इसके अलावा अंतःपरासरण की क्रिया हम सामान्य जीवन में देखते हैं। बाह्य परासरण में जल के अणुओं का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोशिका झिल्ली से बाहर अभिगमन होता है। कोशिका द्रव्य में से जल के अणु बाहर निकलते हैं। बाह्य परासरण की क्रिया के लिए अति परासरी विलयन की आवश्यकता होती है। अति परासरी विलयन वह होता है जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक होती है। अति परासरी विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जैसे चीनी का घोल, नमक का घोल इत्यादि है। जैसे अंगूर को चीनी या नमक के घोल वाले सॉल्यूशन में डालते हैं तो अंगूर चीनी या नमक के सॉल्यूशन में डालने पर अंगूर में से पानी बाहर निकल जाएगा बाह्य परासरण की क्रिया के कारण। अचार, मुरब्बे इत्यादि पदार्थों को, जैम, जेली इत्यादि पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम उनके अंदर चीनी या नमक का घोल डालते हैं, जिसके कारण बाह्य परासरण की क्रिया होती है और ये सूक्ष्म जीव उनमें पनपते नहीं हैं और अचार वगैरह खराब होने से बच जाते हैं। अब बाह्य परासरण की क्रिया का हम एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मानव के पैरों में जब सूजन आ जाती है तो हम पानी में नमक डाल करके अगर पैरों को धोते हैं तो उसमें जो पैरों की कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होता है उसमें जो जल के अणु होते हैं वो बाह्य परासरण की क्रिया के द्वारा पैर से बाहर आ जाते हैं और सूजन ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार बाह्य परासरण की क्रिया के भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये सभी एग्जाम्पल हमारे नीट एग्जाम या आईसीआर जेट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत अधिक महत्वपूर्ण है।